प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की खबरें कुछ इस प्रकार से है। लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग पर तिरंगा का अपमान करने और तोड़फोड़ की घटना की ब्रिटेन के अधिकारियों ने निंदा की है। भारत सरकार की तरफ से कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद ब्रिटेन के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाएगा। मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि भारत में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इससे खालिस्तान समर्थक तमतमाए हुए हैं और उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लंदन में भारतीय उच्चायोग में हुए विरोध प्रदर्शन भी इन्हीं विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा था। यहाँ खालिस्तानी समर्थकों ने उच्चायोग पर लगे तिरंगा को उतार दिया, खालिस्तानी झंडा फहराने लगे। हालांकि तुरंत उच्चायोग के एक भारतीय अधिकारी ने खालिस्तानी समर्थकों को ऐसा करने से रोक दिया। बताया जाता है कि खालिस्तानी समर्थकों ने इस दौरान तोड़फोड़ भी की है। इस मामले में ब्रिटिश पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना के बाद शीर्ष ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा है कि ब्रिटेन सरकार यहां भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को गंभीरता से लेगी। अधिकारियों ने उच्चायोग में तोड़फोड़ को अपमानजनक और पूरी तरह से अस्वीकार करार दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा कर्मचारियों को 2 सदस्यों के मामूली चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में इलाज की आवश्यकता नहीं है। मामले की जांच शुरू हो गई है। उधर लंदन के मेयर सादिक खान ने इस पूरे घटना की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, इस तरह के व्यवहार के लिए हमारे शहर में कोई जगह नहीं है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने भी इस घटना को अपमानजनक बताया। विंबलडन के विदेश कार्यालय मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने कहा है कि वह हैरान है और सरकार भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को गंभीरता से लेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि यह उच्चायोग और उसके कर्मचारियों की कठोरता के खिलाफ पूरी तरह से अस्वीकार कार्रवाई है। लंदन में हुई घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन की उच्चायुक्त को तलब किया है और लंदन में हुई घटना पर नाराजगी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि जिस वक्त भारतीय उच्चायोग परिसर में घटना हुई, उस वक्त वहां से सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से नदारद थे। इसे लेकर ब्रिटिश उच्चायोग से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सरकार से कहा है कि यह वियना कन्वेंशन का भी उल्लंघन है। सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग से घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों में बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में मना रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने मई महीने में G7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इससे पहले सोमवार सुबह जापानी प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे। जापानी प्रधानमंत्री के दौरे का उद्देश्य भारत और जापान के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 और जापान की अध्यक्षता में होने वाली G7 की बैठकों की प्राथमिकताओं को लेकर बातचीत होगी। चीन की चुनौती से निपटने पर फोकस। जापान के प्रधानमंत्री भारत में करीब 27 घंटे बिताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से बैठक के बाद वह एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जहां वह अपने संबोधन में मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा करेंगे। बता दें कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। यही वजह है कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड बनाकर चीन को चुनौती से निपटने की योजना बनाई है। किशिदा मुक्त हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए भारत की बढ़ती भूमिका पर भी वे अपने विचार रखेंगे। मुक्त हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए भारत और जापान के बीच पेट्रोलिंग बढ़ाने, मैरीटाइम कानूनों का पालन कराने की क्षमता बढ़ाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल और हरित ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इजराइल और फ़लस्तीन आपस में तनाव कम करने के लिए रविवार को मिस्र में मिले। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बताया कि शर्म अल शेख में दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत हुई ताकि मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को संभाला जा सके। अमेरिका ने इस पहल का स्वागत किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि शर्म अल शेख में इजरायली और फ़लस्तीनी प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। इस दौरान बाइडेन ने तनाव कम करने के उद्देश्य से इजराइल, फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण, मिस्र, जॉर्डन और अमेरिका के वरिष्ठ राजनीतिक और सुरक्षा अधिकारियों के बीच बैठक का स्वागत किया। साथ ही बाइडेन ने सुरक्षा समन्वय बढ़ाने, सभी आतंकवादी कृत्यों की निंदा करने और 2 राष्ट्र समाधान की व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों द्वारा तत्काल सहयोगात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस विश्वास को भी रेखांकित किया कि लोकतांत्रिक मूल्य हमेशा
अमेरिका इजराइल संबंधों की पहचान रहे हैं और बने रहने चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज को वास्तविक नियंत्रण और संतुलन से मजबूत किया जा सकता है। साथ ही लोकप्रिय समर्थन के आधार के साथ मूलभूत परिवर्तनों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस के अनुसार बाइडेन ने मूल सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तावित न्यायिक सुधारों पर समझौता करने के लिए इसराइल में चल रहे प्रयासों के लिए समर्थन की पेशकश भी की है। बयान में कहा गया कि बाइडेन और नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में तनाव और हिंसा पर भी चर्चा की। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान से होने वाले खतरों का मुकाबला करने सहित इसराइल की सुरक्षा के लिए सहयोग के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेता आने वाले हफ्तों में नियमित संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में बंदूकधारियों ने रविवार को चीन द्वारा संचालित एक सोने की खदान पर धावा बोल दिया। इस हमले में खदान में काम करे 9 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी में हाल ही में इस खदान में कार्य शुरू किया गया था। बाद में पीड़ितों के शव राजधानी बांगुई लाए गए। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि हमलावरों की तलाश की जा रही है। निवासियों का कहना है कि हिंसा की नवीनतम घटना सुरक्षा बलों में विश्वास की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में रहने वाले मध्य अफ्रीकी और विदेशी नागरिकों की रक्षा करने में नाकाम दिख रही है। हालांकि किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह विद्रोही गुटों के गठबंधन पैट्रियट्स फॉर चेंज या सीपीसी पर किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में सक्रिय है और नियमित रूप से देश की सशस्त्र बलों पर हमले करते आए हैं। इस विद्रोही गुटों के गठबंधन का पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा बोजीजे की तरफ झुकाव है, लेकिन सीपीसी ने एक बयान जारी कर वाग्नेर समूह के रूसी भाड़े के सैनिकों पर हिंसा के पीछे होने का आरोप लगाया है। हालांकि उसने कोई सबूत नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंदूकधारियों ने चिम्बोलो सोने की खदान पर सुबह करीब 5 बजे हमला किया था। बंदूकधारियों ने पहले साइट पर तैनात सुरक्षा गार्ड पर काबू पा लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। अधिकारियों ने कहा कि खनन स्थल का शुभारंभ कुछ दिन पहले ही हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि चीनी व्यापारियों पर हमला विद्रोहियों की कार्यता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सीपीसी के कारण न केवल देश की आर्थिक गति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि यह विकास की नींव पर हमला कर रहा है। यह अस्वीकार्य है। कैमरून की सीमा के पास मध्य अफ्रीकी गणराज्य के पश्चिम में 3 चीनी नागरिकों के अपहरण में के कुछ दिनों बाद ही यह हमला हुआ है। इससे निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए राष्ट्रपति फास्टिंग अचांगे टोडरा को चीन की यात्रा की योजना प्रभावित हो सकती है। बता दें कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य सोने और हीरे की विशाल खनिज संपदा के बावजूद दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है। पिछले 1 दशक में विद्रोही गुटों ने खनन में लगी विदेशी कंपनियों के कार्य में बाधा डाली है। यहाँ कई चीनी कंपनियों में खनन के कार्य में लगी हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की पत्रिका डिप्लोमेट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग नेटिजन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी लोकप्रिय हैं और उन्हें सम्मान से मोदी लाओक्सियान कहा जाता है, जिसका अर्थ मोदी अमर है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बावजूद किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता के लिए यह एक दुर्लभ सम्मानजनक संदर्भ है। रणनीतिक मामलों पर केंद्रित पत्रिका डिप्लोमेट के लेख चीन में भारत को कैसे देखा जाता है में पत्रकार म्यू चुनसान ने यह भी लिखा कि ज़्यादातर चीनी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाकर रख सकता है। चुनसान चीनी सोशल मीडिया, विशेष रूप से सीना वेइबो का विश्लेषण करने के लिए मशहूर हैं। सीना वेइबो चीन में ट्विटर जैसा सोशल मीडिया मंच है और इसके 58.2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। लेख के अनुसार चीनी इंटरनेट पर प्रधानमंत्री मोदी का एक असामान्य उपनाम है, मोदी लाओक्सियान। लाओक्सियान का संदर्भ कुछ विशेष क्षमताओं वाले एक बुजुर्ग अमर व्यक्ति से है। उपनाम का अर्थ है कि चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग सोचते हैं कि मोदी कुछ भिन्न और आश्चर्यजनक भी अन्य नेताओं की तुलना में हैं। उन्होंने लिखा कि चीनी लोग मोदी की पोशाक और शारीरिक हाव भाव दोनों की ओर इशारा करते हैं तथा उनकी कुछ नीतियों को भारत की पिछली नीतियों से अलग मानते हैं। कुछ चीनी नागरिकों का मानना है कि भारत रूस, अमेरिका सहित विभिन्न प्रमुख देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध रख सकता है। उन्होंने कहा कि लाओक्सियान शब्द मोदी के प्रति चीनी लोगों की जटिल धारणा को दर्शाता है, जिसमें जिज्ञासा, विस्मय आदि शामिल है। म्यू ने कहा कि मैं करीब 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग कर रहा हूं और चीनी नेटिजन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए किसी विदेशी नेता को उपनाम देना दुर्लभ है। मोदी का उपनाम अन्य सभी से ऊपर है। निश्चित रूप से उन्होंने चीनी जनमत पर एक छाप छोड़ी है। अमेरिका ने हाल ही में रूस की सेना के लिए चीन के परेशान करने वाले समर्थन को महसूस किया है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चीन गुपचुप तरीके से रूस को घातक सैन्य सहायता देने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी CNN को दी है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन सी खुफिया जानकारी अमेरिका को
चीन की स्थिति में बदलाव के संकेत दे रही है, लेकिन वे काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में सहयोगियों और भागीदारों के साथ खुफिया जानकारी साझा की है। चीन की कथित जासूसी गुब्बारे को लेकर संबंधों में आई कड़वाहट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें रूस समर्थन और अमेरिकी संप्रभुता के अस्वीकार्य उल्लंघन का मुद्दा उठाया। उन्हें चेतावनी दी कि यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद पहुंचाने को लेकर चीन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर शनिवार को यह मुलाकात हुई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि विदेश मंत्री ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में चीन के निगरानी गुब्बारे के कारण अमेरिकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्वीकार उल्लंघन को लेकर सीधी बात की और कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भेंट के दौरान ब्लिंकन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अपनी संप्रभुता को कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा और चीनी गुब्बारा कार्यक्रम, जिसने 5 महाद्वीपों को 40 से अधिक देशों के हवाई क्षेत्रों में अतिक्रमण किया, दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। यूक्रेन पर हमले के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, तब चीन ने रूस पर लगे गेहूं आयात प्रतिबंधों को हटाने की बात की घोषणा की थी। ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी बात की है। प्राइस ने बताया कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के क्रूर युद्ध को लेकर विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन रूस को भौतिक समर्थन प्रदान करता है या प्रणालीगत प्रतिबंधों से बचने में उसकी कोई सहायता करता है, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आर्थिक रूप से डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले दिनों खाड़ी के मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे। इस दौरान शहबाज शरीफ ने यूएई से कर्ज के लिए झोली फैलाई थी। अब सऊदी अरब संग मिलकर यूएई ने कर्ज नहीं देकर शहबाज शरीफ को न केवल झटका दे दिया, बल्कि कश्मीर के लिए खजाना खोलकर पाकिस्तान की दुखती रग पर चोट कर दी है। पहली बार यूएई का एमआर ग्रुप कश्मीर में 500 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने जा रहा है। इसके तहत 250 करोड़ में एक विशाल मॉल और जम्मू तथा श्रीनगर में आईटी टावर का निर्माण किया जाएगा। दुबई की चर्चित कंपनी एमआर पहली ही ऐसी विदेशी कंपनी बन गई है जो 10 लाख वर्ग फुट इलाके में विशाल मॉल बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को ख़त्म किए जाने के बाद यह अपनी तरह का पहला निवेश है। ये जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इस मॉल के अंदर 500 दुकानें होंगी। इस मॉल को एमआर और दिल्ली की कंपनी मिलकर बनाएगी। यह साल 2026 में शुरू हो जाएगा। यूएई इस निवेश से जहां न केवल कश्मीर का विकास होगा, वहीं भारत और यूएई के बीच रिश्ते भी बेहतर होंगे। इस मॉल के लिए जनवरी 2022 में दुबई में निवेशकों की बैठक के दौरान समझौता हुआ था। जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ हुए समझौते के तहत यूएई करीब $1 अरब का निवेश कश्मीर में करने जा रहा है। इसके तहत औद्योगिक पार्क, एक मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक सेंटर, आईटी टावर, मल्टीपर्पज़ टावर शामिल है। एक तरफ जहां यूएई ने कश्मीर के लिए खजाना खोल दिया है, वहीं पाकिस्तान को अब कर्ज देने से तौबा कर लिया है। इससे पहले शहबाज शरीफ ने अपने दौरे पर यूएई से कर्ज के लिए गुहार लगाई थी। यूएई और सऊदी अरब दोनों ही पाकिस्तान को फिर से कर्ज देने के परहेज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के दौरे पर यूएई ने भारत के साथ अपने समझौते होते रिश्ते की ओर इशारा कर दिया था। पाकिस्तान और यूएई के बीच जारी संयुक्त घोषणा पत्र में कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया था। शहबाज कश्मीर को इस बयान में शामिल कराना चाहते थे। यूएई के इस रुख के बाद शहबाज ने पीएम मोदी से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। इससे पहले कहा जाता है कि यूएई ने बाजवा के समय के भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पर्दे के पीछे से बातचीत कराई थी और इसके बाद दोनों देशों के बीच फिर से संघर्ष विराम हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। धन्यवाद।